बुढ़ापे में औलाद से धक्के खाना नहीं चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 कामों की हवा मत लगने देना। दर्शक बंधु, कई बार जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया या बूढ़े होने पर उन्हें बुढ़ापे का कष्ट सहने के लिए अकेला छोड़ दिया, किसी बेटे ने अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया या उन्हें अपने ही हाथों से मारते पीटते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, ये सब देखकर जहन में एक बात याद आती है कि यदि यही दिन देखने के लिए औलाद पाली जाती है तो ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही होना ठीक है। लेकिन कई बार इस तरह की परिस्थितियों का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं होता है। औलाद ऐसी होती नहीं है पर हम उसे ऐसा बना देते हैं। ऐसे ही एक कहानी है एक नालायक बेटे की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सुनते हैं दिल को झकझोर देने वाली ये कलयुगी बेटे की वो सच्चाई जिस पर हर किसी को गौर करना चाहिए। मित्रों, किसी शहर में एक मनोहर नाम के सज्जन रहते थे जो एक चपरासी का काम करते थे। उनकी पत्नी का नाम था निर्मला, जो अपने पति का बहुत सम्मान करती थी और हमेशा अपने पति की आय के अनुसार खर्च करती थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटे का नाम था संदीप। मनोहर और उनकी पत्नी ने संदीप को खूब पैसा लगाकर पढ़ाया, उसके सारे खर्चे उठाए। एक ही तो बेटा था, इसीलिए मनोहर ने संदीप की सुख सुविधाओं में और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसे महंगे से महंगे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया। मनोहर जैसे तैसे करके उसे कामयाब बनाना चाहते थे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए संदीप दूसरे शहर में चला गया और बाहर रहकर उसने खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई की। मनोहर ने बेटे को पढ़ाने के लिए दूसरे शहर भेजा था ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। बाहर रहकर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग जाती है और वहीं एक बड़े घर की बेटी से उसकी दोस्ती हो जाती है। संदीप एक दिन उस लड़की को लेकर अपने घर आता है और सारी बात अपनी माँ और बाबूजी को बताता है कि शिल्पा बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। बेटे की खुशी को ध्यान में रखते हुए मनोहर ने संदीप और शिल्पा की शादी कर दी। एक सुंदर सी पढ़ी लिखी बहू को पाकर मनोहर और निर्मला बड़े खुश थे। निर्मला ने घर की सारी जिम्मेदारी शिल्पा को सौंप दी और कहा, बहू घर की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारा क्या है, हम तो अब बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे के दिन बहू और बेटे की देखरेख में अब चैन से कट जाएंगे, जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं। मनोहर और निर्मला ने भी सोचा। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहू और बेटा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। शिल्पा बड़े घर की बेटी थी, इसलिए वो अकेला रहना चाहती थी। सास ससुर अगर किसी काम की उससे कहते थे तो वो मन ही मन सुलग उठती थी। वो इस बात की शिकायत अपने पति संदीप से भी करती थी। संदीप उसे समझा दिया करता था कि देखो, जितना हो सके अभी बर्दाश्त कर लो। यदि माँ और बाबूजी के प्रति अच्छा बर्ताव करोगी तभी तो सभी जायदाद की मालिकिन बन पाओगी। हो सकता है तुम्हारे व्यवहार से तंग आकर माँ और बाबूजी अपनी दौलत हमारे नाम ना कराएं। एक बार उसे अपने नाम आ जाने दो, फिर बाद में आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। संदीप के इस प्रकार के समझाने पर शिल्पा भी अपने सास ससुर की हर तरह की बात सहन कर लेती थी और वे जो जैसा कहते थे वैसा कर दिया करती थी। एक दिन की बात, मनोहर अचानक से बीमार पड़ गए। खून की उल्टियां होने लगी। आनन फानन में निर्मला जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बचाने के लिए काफी पैसे का इंतजाम करना होगा। निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने जो पैसे बचत करके रखे हैं उन्हें निकालने में ये अभी इस समय असमर्थ है, तुम ही कहीं से पैसों का इंतजाम करो। मित्रों, पैसों का नाम सुनते ही लड़का एकदम से कहने लगा, अरे माँ, इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहां से करूंगा? मामूली सी तो नौकरी करता हूं और अभी अभी मैंने अपना नया ऑफिस बनवाने का ऑर्डर दे दिया है, उसके लिए भी काफी पैसे चाहिए। अचानक से इतने पैसों का इंतजाम करना मेरे बस की बात नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को तो ठीक कराना ही होगा, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। तुम कुछ भी करो, अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसे उधार ले लो। तुम्हारे पापा जब ठीक हो जाएंगे तो वो सारा पैसा हम चुका देंगे। लड़का बोला, हे माँ, पापा के पैसे
अब जरूरत पर काम नहीं आ रहे हैं तो मैं तो इनसे पहले ही कहता था कि अपना सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दो, पर पिताजी को तो शायद मुझ पर भरोसा ही नहीं था। मां ने कहा, बेटा इस बार इन्हें किसी तरह से ठीक करा लो, जब ये ठीक हो जाएंगे तुम्हें सबसे पहले मैं यही काम कराऊंगी। वैसे भी हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बुढ़ापा पूरी तरह से हावी हो गया है, पता नहीं कब क्या हो जाए। लड़के ने कहा, ठीक है मां, अगर कहीं से मदद मिलती है तो मैं देखता हूं। इस प्रकार संदीप वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद मां के पास लौट कर आया और बोला, मां आप चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं 1 महीने में लौटाने की बात कहकर पैसे लेकर आया हूं। यदि 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो मेरी बहुत बड़ी बात खराब होगी। मां बोली, कैसी बात करते हो बेटा, अपने पापा को ठीक हो जाने दो, हम सब चुका देंगे। इतना कहकर निर्मला मनोहर के पास चली जाती है। उधर शिल्पा अपने पति संदीप को पकड़कर एक कोने में ले जाती है और उससे पूछती है कि आप बन तो रहे हो श्रवण कुमार, पर इतने पैसों का इंतजाम कहां से करोगे? अगर किसी से उधार लेकर दोगे तो फिर लौटाओगे कहां से? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने दूंगी। संदीप ने कहा, प्रिय मैं किसी से पैसे उधार नहीं ले रहा हूं, मेरे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे खर्चे तो करने ही पड़ते हैं। जब मैं पापा के इलाज में ये पैसे लगाऊंगा तो मां भी उन्हें उधार का समझकर जल्दी चुकाने का प्रयास करेगी। पापा के नाम सारे बही खाते मेरे नाम करवा देगी। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की दौलत भी। जल्द ही मैं अपने ऑफिस का मालिक बन जाऊंगा। शिल्पा भी संदीप की बात का मतलब समझ जाती है। इस प्रकार कुछ दिन तक अस्पताल में रहकर मनोहर का इलाज चलता रहता है। जब उनकी सेहत में कुछ सुधार हो जाता है तो निर्मला अपने पति की छुट्टी कराकर घर ले जाती है। उन्हें तो ऐसा पता था कि उनके इलाज में लगे पैसे बेटे ने कर्जा लेकर लगाए हैं। सो एक दिन निर्मला अपने पति मनोहर से कहती है कि बेटे पर काफी कर्ज हो गया है, सो क्यों ना आपके नाम की सारी जायदाद बेटे के नाम करा दो। लेकिन मनोहर ऐसा करने से मना कर देते हैं। कहते हैं, निर्मला जरा सोचो, हमारे पास जो पूंजी है यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम अभी से सब कुछ उसे देकर अपने हाथ नहीं कटवा सकते, और फिर जो कुछ मेरा है वो सब हमारे बेटे संदीप का ही तो है। आज नहीं तो कल उसे सब मिल ही जाएगा। तब निर्मला कहती है, देखो तुम्हें नहीं मालूम, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के सारे पैसे कर्ज लेकर लगाए हैं। हमें उसकी भी बात खराब नहीं होने देनी चाहिए। कल को कोई बात होगी तो वो हमें संभाल लेगा। मित्रों, निर्मला के बार बार कहने पर मनोहर जी ने अपनी सारी संपत्ति संदीप के नाम करा दी। संपत्ति बेटे के नाम होते ही बहू और बेटों का रवैया बदल गया। अगले दिन निर्मला ने अपनी बहू शिल्पा से कहा कि बहू रानी अपने पापा के लिए दलिया बनाकर दे दो। शिल्पा ने तपाक से जवाब दिया, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं एक कागज कलम लेकर आती हूं, उसके बाद तुम मुझे बताना क्या क्या बनाना है। मित्रों, शिल्पा ने यह बात चिढ़ते हुए कही थी। निर्मला पूछने लगी, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। तब शिल्पा कहती है, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग पर भी जोर डाल दिया करो। आप लोगों की नजरों में क्या ये घर एक होटल है और मैं कोई किसी होटल की वेटर लग रही हूं जो आप लोगों के ऑर्डर लेती रहूंगी और तुम जो ऑर्डर करोगे वो मैं तुम्हें बनाकर देती रहूंगी। ध्यान से सुनो, बीमार पापा जी हैं, तुम नहीं हो जो मुझे ऑर्डर चला रही हो। यदि उन्हें दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से बनाकर क्यों नहीं दे देती? हर काम के लिए मुझे कहना जरूरी है क्या? मित्रों, इतना कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। निर्मला अपने पति से कहती है, अजी लगता है बहू पूरे दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए इतना चिढ़ रही है। परंतु आप चिंता मत करिए, जैसे ही बहू का गुस्सा शांत होगा वो हमारे पास आकर माफी मांगने लगेगी, देखना। चलो आज तुम मेरे ही हाथ का बना हुआ दलिया खा लो। उसके बाद निर्मला जी ने उठकर मनोहर के लिए दलिया तैयार किया और अपने पति को खिला दिया। निर्मला जी समझ तो गई थी कि बहू ने यह बात क्यों कही थी, पर वो अपने पति को ऐसा लगने देना नहीं चाहती थी। अगले दिन निर्मला फिर मनोहर से कहती है, अजी आज मैं आपके लिए क्या बनाऊं जो आपको पसंद हो। मनोहर बोले, तुम क्यों परेशान होगी, बहू है ना। निर्मला ने कहा, जी बहू को सुबह से बहुत सारे काम होते हैं, मैंने सोचा उसे बार बार क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। मित्रों, मनोहर समझ तो रहे थे कि कल बहू की फटकार के कारण
आज ये सब काम स्वयं कर रही है। मनोहर बोले, अजी तुम जो कुछ भी बनाओगी वो मैं सब खा लूंगा। उसके बाद निर्मला जी रसोई में जाती हैं, मगर वहां जाकर देखती हैं तो चौंक जाती हैं। अरे ये क्या, आज तो रसोई के ऊपर ताला लगा हुआ है। सोचने लगी, आज तक तो कभी रसोई के ऊपर ताला नहीं लगा, आज ये क्या हो गया। निर्मला जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई। उधर से शिल्पा ने दो टूक जवाब दिया, अरे मम्मी जी इतना क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो। निर्मला जी ने कहा, बहू आज तक रसोई में और पूजा घर में कभी ताला नहीं लगा, आज मैं ये क्या देख रही हूं। शिल्पा कहने लगी, हाँ अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में अब दो भूखे जानवर रहते हैं, उन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब हमारा घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है जो 5-5 बार खाने को दिया जाएगा, इसीलिए मैंने ताला लगा दिया। जब भी तुम्हारी खाने की इच्छा होती है तो मुंह उठाकर रसोई में घुस जाते हो। निर्मला ने कहा, बहू अब तो हम लोग तुम्हारी नजर में जानवर हो गए क्या। शिल्पा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तो आप लोगों की भूख से तंग आ गई हूं। आज से मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें कब खाना है और क्या खाना है। अपनी बहू की यह बात सुनकर निर्मला गुस्से से लाल पीली हो गई। कहने लगी, तेरी ये मजाल कि हमें जानवर कहे और हमारे खाने का तू हिसाब रखेगी। ये घर मेरा है और हम इतने गरीब नहीं हैं कि खाना भी नाप तोल कर खाएंगे। जब संदीप को पता चलेगा कि तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है तो वो तुम्हें बहुत अच्छे तरीका से सबक सिखाएगा। शिल्पा कहने लगी, हाँ तू मुझे अपने बेटे की धमकी ना दे, तेरे बेटे को तो पहले से ही सब कुछ पता है। उन्हें मालूम था कि आप लोग ऐसा ही करोगे, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करा ली। अब तुम लोग हमारे अधीन हो, और हां आज से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। पापा ही तो बीमार हैं, आप तो ठीक ठाक हो, इसलिए आज से पूरे घर का काम तुम ही करोगी, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। मित्रों, अपनी बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर निर्मला जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थी। मनोहर ने देखते ही समझ लिया। कहने लगे, निर्मला इसीलिए तो मैं अपनी जायदाद संदीप के नाम नहीं कराना चाहता था। मुझे पता था कि अपनी मुट्ठी खाली होते ही सब लात ही मारेंगे। मैं आपके ही कहने पर सारी संपत्ति उन्हें दे दी, पर वो इतना नीचे गिर जाएंगे ये तुमने कभी नहीं सोचा था। अब भलाई चाहती हो तो इस घर के सारे काम करो, वरना इस घर के मालिक हमें बाहर निकाल फेंकेंगे। निर्मला जी कहने लगी, जी आप चिंता मत करिए, बेटे को आने दीजिए, मैं सारी बात उससे कहूंगी। मित्रों, रात को जब संदीप आता है तो शिल्पा ने जैसा व्यवहार किया था वो सारी बात निर्मला जी अपने बेटे को बताने लगी। कहने लगी, बेटा क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी बहू हमें जानवर कहती है। आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, पर आज शिल्पा ने हमारे लिए ताला डाल दिया। क्या हम तेरे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई गुलाम है। मां की बात सुनकर बेटे ने कहा, बस करो मां, आप लोग किस जमाने में जी रहे हो। आज के समय में ना बाप बड़ा है ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको क्या लगता है कि पूरी जिंदगी मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी चाकरी करेंगे। खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहा तो वो जैसा कहे वैसा करते रहना, वरना बहुत बुरा होगा। मित्रों, निर्मला जी उम्मीद का दीपक जलाए बैठी थी कि बेटा आएगा तो वो हमारी सुनेगा, पर यहां तो उल्टा हो गया। रही सही कसर बेटे ने पूरी कर दी। बेटे की इन बातों को सुनकर मां की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, और कर भी क्या सकते थे। मित्रों, इधर बहू और बेटों का व्यवहार दिन पर दिन खराब होता चला गया। शिल्पा पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, अब उसने भोजन भी कम कर दिया। धीरे धीरे फिर उन्हें वासी खाना खिलाने लगी। मनोहर पहले से ही बीमार चल रहे थे, वासी खाना खा खाकर और भी ज्यादा बीमार हो गए। इधर निर्मला जी पूरे दिन घर का काम करती थी, ऊपर से खाना भी उन्हें ताजा और भरपेट नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिरता चला गया। कमजोरी के कारण उन्हें बेहोशी छा जाती थी। एक दिन जब वो काम करते करते थकी हारी सो गई। मनोहर जानते थे कि निर्मला को घर का सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से खाना भी ठीक नहीं मिलता। मनोहर ने अपनी बहू से कहा, बहू आज रात का खाना मुझे मत देना, उसके बदले में तू अपनी सास का पेट भर देना, वो बड़ी कमजोर हो गई है। शिल्पा कहने लगी, ससुर जी आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, फिर आप मत कहना कि मैं कमजोर हो गया हूं।
अरे आप दोनों तो ऐसे जता रहे हो जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूं। तुम लोगों से काम तो कुछ होता नहीं है, बस खाना ही खाना चढ़ा रहता है। मित्रों, धीरे धीरे शाम होती है और शाम को जब निर्मला खाना खाने के लिए जाती है तो आज तो खाना देखकर वो हैरान रह जाती है। आज शिल्पा ने उन्हें 2 कटोरी में दाल और 4 रोटियां परोसी थी। निर्मला सोचने लगी कि वैसे तो बहू मुझे 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल दिया करती थी, लेकिन आज बहू को क्या हो गया है। उन्हें यह देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने अपनी बहू से पूछा, शिल्पा बहू, आज मेरी थाली में ज्यादा खाना कैसे परोस दिया? शिल्पा ने रूखे स्वर में कहा, ज्यादा बातें मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। मित्रों, उस दिन निर्मला ने भरपेट खाना खाया, मगर उस बेचारी को क्या पता था कि आज उसने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया। भोजन करके वो सोने के लिए चली गई। आज वो बहू का व्यवहार अपने पति को बताना चाहती थी, पर पति के कमरे में पहुंची तो मनोहर सो चुके थे। तो सोचा कि चलो सुबह बता दूंगी। इस तरह निर्मला जी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं। इधर जब सवेरा होता है तो निर्मला जी अपने पति के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके पति मनोहर चारपाई से नीचे पड़े थे और उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। ये देखकर निर्मला जी घबरा जाती हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बेटे को खबर दी और अस्पताल में भर्ती कराया। बेटे ने अपने पिता को ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया और उन्हें छोड़कर चला आया। डॉक्टर ने कहा अगर इन्हें खून की व्यवस्था नहीं हुई तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा। अब निर्मला जी खून की व्यवस्था कहां से करती? पैसे तो उनके पास थे नहीं। आखिरकार जब उनका मन नहीं माना तो वो बेटे के ऑफिस पहुंच गई। बेचारी निर्मला जी उसके ऑफिस के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी कि बेटा कब आएगा। सूखी आंखों से उसके दरवाजे की तरफ देख रही थी। काफी देर हो चुकी थी, अभी तक संदीप नहीं आया था। बैठे बैठे उनके घुटनों में दर्द होने लगा। तभी वहां एक चपरासी ने देखा कि बूढ़ी मां ऑफिस के बाहर बैठी है, तो उस चपरासी ने तरस खाकर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे दी। निर्मला जी ने उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसका बेटा एक बड़ी सी गाड़ी से आता है और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा तो निर्मला जी भाग करके उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मां को मैले कुचैले कपड़ों में अपने गले लगता देख संदीप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। उसने अपनी मां को दूर झटकते हुए कहा, गार्ड से कहा कि कौन है ये बुढ़िया और यहां क्या कर रही है? गार्ड ने कहा, सर वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रही है, जब से आई है तब से बैठी रो रही है। संदीप अपने गार्ड पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी को भी यहां बैठा लेते हो। ये मेरा ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं है। कुछ पैसे देकर अभी यहां से इसे निकाल। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। मित्रों, अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर निर्मला जी का हृदय छलनी छलनी हो जाता है। कहने लगी, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक भिखारिन हूं। आज मुझे अपने पति के प्राण बचाने हैं, इसलिए भीख मांगने आई हूं। हो सके तो कुछ दे दो बेटा। डॉक्टर ने उन्हें खून चढ़ाने को कहा है। तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इतना कहते हुए निर्मला जी संदीप के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। तब संदीप उनका हाथ पकड़कर एक ओर ले जाता है और कहता है, सुन बुढ़िया, ना तो मेरे पास इतना वक्त है और ना ही उस बुढ़े को ब्लड देने के लिए खून का एक कतरा। निर्मला जी अपनी झोली फैलाकर कहती है, बेटा इस समय तुम मेरी मदद कर दो, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारी थोड़ी सी खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच जाती है तो उन्हें बचा लो। संदीप चिल्लाते हुए अपनी मां से कहता है, अरे जा भिखारे ने यहां से, तुझे मुंह क्या लगा लिया, तू तो पीछे ही पड़कर रह गई। मित्रों, उसने 10-10 के नोटों की एक गड्डी निर्मला जी के मुंह पर फेंक दी और बोला, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इतना कहकर वो अपने हाथों को झटक कर वहां से चला जाता है। मित्रों, वहां का जो गार्ड था वो ये सब देख रहा था। निर्मला जी की हालत पर उसे बड़ा तरस आ रहा था। उसकी आंखें भर आईं। गार्ड ने आगे बढ़कर निर्मला जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाकर पूछा, मां जी क्या संदीप सरा सच में आपके बेटे हैं? तब निर्मला जी ने उस गार्ड को पूरी बात बताई। उस बूढ़ी मां की कहानी सुनकर उस गार्ड का भी दिल अंदर से दहल गया। गार्ड ने धीरज बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में थामकर बोला, अम्मा जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून उन्हें दे दूंगा। उधर थोड़ी देर के बाद संदीप अपनी मीटिंग समाप्त करके जब बाहर आया तो उसने अपनी मां को वहीं पर बैठा देखा। वो उन्हें देखकर एकदम गुस्से से भर गया। उसने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। सोचने लगा कि इस बुढ़िया को यहां से हटा देता हूं, वरना मीटिंग में से जो लोग आएंगे और इसने उनके सामने मुंह खोल दिया तो उन्हें सब पता चल जाएगा। मुझे उन वीआईपी गेस्टों के सामने बहुत लज्जित होना पड़ेगा। वो उन्हें झकझोरता हुआ वहां से ले जाने लगा। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसने जोरदार थप्पड़ संदीप के मुंह पर दे मारा। तमाचा इतना जोरदार था कि ऑफिस के अंदर जितने लोग काम कर रहे थे वे सभी लोग बाहर आ गए। सब लोग संदीप को ऐसा करते देख उसे कोसने लगे कि शर्म नहीं आती अपनी मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए। संदीप ने गार्ड से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाते हुए? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल सकता हूं। गार्ड ने गुस्से में कहा, अरे तुम क्या निकालोगे नौकरी से? मैं तुम्हारी नौकरी को ही लात मारता हूं। जो अपने मां बाप का नहीं हो सका वो किसका होगा? मित्रों, उस गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग बड़े हैरान थे। संदीप अपने गाल को पकड़े खड़ा था। उस गार्ड ने निर्मला जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मां जी, मैं अपना खून दूंगा तुम्हारे पति को। गार्ड निर्मला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मनोहर के खून से मिलाया। संयोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा था। उसने अपना ब्लड मनोहर जी को चढ़वा दिया। निर्मला उनके सामने कुर्सी पर बैठकर उसे खूब दुआएं दे रही थी। उस समय वो गार्ड उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। ब्लड चढ़ने के बाद निर्मला गार्ड के पैरों में गिरकर रोने लगी। गार्ड ने कहा, मां जी, मेरे पैर पड़कर तुम मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हो? मां के लिए उसका हाथ बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में होते हैं। निर्मला जी ने थोड़े पैसे उस गार्ड को देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये थोड़े से पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने कहा, मां, तुम मेरी नौकरी की चिंता मत करो। तुम सुबह से बैठी यहां रो रही हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। मित्रों, निर्मला जी बड़ी ही आशा भरी निगाहों से उस गार्ड को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनका असली बेटा मिल गया हो। एक अपरिचित व्यक्ति होते हुए भी उसने मनोहर की जान बचाई। और संदीप, जो उनका अपना ही खून था, उसने अपनी मां को भिखारिन कहकर धक्का मारकर घर से निकाल दिया। धिक्कार है ऐसी औलाद को। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बेटे को पाला पोसा था? क्या उसी बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने रात दिन बैल की तरह बोझा ढोया था? मित्रों, उधर वो गार्ड कुछ खाने के लिए लेकर आता है। इधर डॉक्टर अपने केबिन से निकल कर आता है और निर्मला जी को बताता है कि मां जी, माफ करना, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि ब्लड का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही निर्मला जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पर वज्र सा गिरा दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मनोहर एकदम शांत पड़े हुए थे। निर्मला जी की आंखें बिल्कुल सूखी हुई थी। पत्थर की मूर्ति बनकर वे अपने पति के पास बैठ गई। उधर उसी समय पर उनकी बेटी कमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए निर्मला जी ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। चलो, अच्छा हुआ जो मेरे मरने से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा भटकती रहती। तब कमला बताती है, मां जी, क्या सचमुच पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए? कल रात वो मुझे एक बात कह रहे थे कि बेटा, अपनी मां का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, मां, मैं अतिशीघ्र वहां पहुंच रही हूं, मुझे आने में 2 दिन लग जाएंगे। मित्रों, इधर शाम तक मनोहर का क्रियाक्रम हो जाता है। बेटी विदेश में रहती थी, इसलिए उस दिन नहीं आ सकी। वो गार्ड भी निर्मला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट जाता है। इधर जब शिल्पा ने सुना कि अगले दिन हमारी ननद आ रही है तो उसने अपने पति संदीप से कहा, पता नहीं वो आकर क्या क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण गई है। संदीप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मर गए हैं? जवाब दिया, आपकी ये कलमोही मां उसे जरूर बता देगी। तो संदीप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेजे देता हूं। कमला तो कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर देते हैं, फिर हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। अगर कोई पूछेगा
तो हम कह देंगे कि पापा के गम में मां भी चली गई, और सब लोग मान भी लेंगे। मित्रों, संदीप और उसकी पत्नी निर्मला जी को मारने का प्लान बना लेते हैं। सोचा कि इसकी खीर में जहर मिलाकर खिला देते हैं, इसकी भी राम नाम सत्य हो जाएगी। शिल्पा ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास निर्मला जी को खिलाने के लिए उसके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमला ने कल आने के लिए कहा था, वो आज ही आ जाएगी। कमला के पास एक चाबी का सेट था जो उसके पिता ने दिया था कि हमारे ना होने पर बेटी जब कभी घर आए तो वो अंदर जा सके। इधर शिल्पा अपनी सास को खीर में जहर खिलाने वाली थी, उधर कमला ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कमला ने दरवाजा खोला और अंदर गई। जाते ही शिल्पा के गाल में तार से तमाचा जड़ दिया। कहने लगी, अब मैं समझ गई कि मेरे पापा मरे नहीं हैं, तुम लोगों ने उन्हें मारा है। अब तुम मां को भी मारने जा रहे थे। कमला को अचानक आया देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। कमला ने फोन करके पुलिस को वहां बुला लिया और उन दोनों को पकड़वा दिया, और उन्होंने जो अपने नाम सारी जायदाद करवा ली थी उसे भी दोनों से छीन लिया। पुलिस को देखकर दोनों डर के मारे थरथर कांपने लगे और निर्मला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, पर निर्मला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई और उन्हें सलाखों के अंदर डाल दिया। निर्मला जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम करा दी जिसने वास्तविक उनके बेटा होने का फर्ज निभाया था। उसने अपना ब्लड देकर मनोहर की जान बचाने का प्रयास तो किया, मगर किस्मत से वो बच नहीं पाए। कमला ने भी उसे गार्ड को अपना भाई मान लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें एक बात सीखने की जरूरत है कि जिंदगी में कभी अपने जीते जी अपने हाथ खाली नहीं करने चाहिए। जब हाथ खाली हो जाते हैं तो फिर अपने ही ठोकर मारने लगते हैं। दूसरी बात समझने वाली यह है कि बच्चों को बचपन से अपने से इतना दूर ना रखें कि वे आपसे दूर ही हो जाएं। जितने भी रिश्ते होते हैं वे सब मोह की बुनियाद पर होते हैं। यदि मोह है तो बेटे का बाप है और बाप का बेटा है, मोह नहीं है तो कुछ नहीं है। बचपन से जब हम उन्हें पढ़ने लिखने के लिए अपने से दूर भेज देते हैं, 18-20 साल तक जब वो हमसे दूर रहकर पढ़ते हैं तो उनका हमारे प्रति मोह खत्म हो जाता है, और जिसके अंदर मोह नहीं रहेगा वो कभी आपकी केयर कर ही नहीं सकता। तीसरी बात समझने वाली यह है कि इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एक पाठ अपनी संस्कृति और संस्कारों के भी पढ़ाए जाएं। यदि वे अपने संस्कारों को नहीं पढ़ेंगे तो विदेशी सभ्यता पढ़ जाएंगे जो अपने माँ बाप को बूढ़ा होते ही त्याग देते हैं। मैं तो कहूंगा कि अपने देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें आधे घंटे का एक विषय और बढ़ा दिया जाए। उसमें सिर्फ अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांत और अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने आदर्शों का भी पाठ पढ़ जाएंगे। कहते हैं आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाओ, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को पढ़ा है तो आप कभी अपने कर्तव्य धर्म से विमुख नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जीवन में जरूर सार्थक होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।